चैनल एंड योर बडीज। टुडे हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस की 7th सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और उसके जो डिफरेंट रूल्स हैं, उसकी जो टर्म्स हैं। हमने आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ही शॉर्ट नोट्स, ठीक है, प्रोवाइड किए हैं और आज हम इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए भाई, तो पहली जो हमारी टर्म है वो क्या है। बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मतलब किसकी स्टडी है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली हीट जो है और टेम्परेचर, ठीक है, हीट और टेम्परेचर में बेसिकली क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जो हीट होती है वो किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये बताता है, ठीक है। तो इस फिजिक्स की जो ये ब्रांच होती है, इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो क्या आती है, जो टर्म आती है हमारी नेक्स्ट वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ओके भाई, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये एक ऐसा सेट होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत सारे एक्सट्रीमली लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वो आपस में जब जुड़कर सेट हो जाते हैं, ओके, एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, एन एग्रीगेट ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या एटम्स। अब भाई क्या होता है कि ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का होता है हमारे, ठीक है। पहला आप इस फिगर में देख सकते हैं, पहला कैसा सिस्टम है हमारा, ओपन सिस्टम है, ठीक है। दूसरा हमारा क्लोज सिस्टम है, तीसरा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। अब ये जो ओपन सिस्टम होता है, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि हीट जो होती है वो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, एज वेल एज जो मास होता है वो भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब ये ट्रांसफर होने की बात आई तो हमारे पास एक वर्ड और आया जिसे हम बोलते हैं बाउंड्रीज, ठीक है। हमारे पास कौन सा वर्ड आया, बाउंड्री वर्ड आया। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर की चीजें अलग होती हैं एंड देन एक सर्टेन क्या होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है, एक सर्टेन बाउंड्री होती है जिसके बाहर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है। थर्मोडायनेमिक क्या होता है, सिस्टम होता है, ओके। तो इसी तरह ये जो हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर होता है ये बाउंड्री के बाहर होता है, ठीक है। तो जो हीट होगी वो क्या होगी ओपन सिस्टम में, वो भी ट्रांसफर होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, और क्या होगा, जो मास होगा भाई, जब हीट ट्रांसफर होगी तो ऑब्वियसली है भाई कि मास भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है भाई, ये जो क्लोज सिस्टम दिख रहा है इसमें क्या होता है, ये जो बाउंड्री होती है ना, इसे हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हीट तो ट्रांसफर होती है लेकिन मास जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, ओके। इसमें क्या होता है, क्लोज सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगी लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब कि हमारा जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है उसका मास सेम का सेम रहेगा लेकिन जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है भाई, मीनिंग से ही पता चल रहा है, आइसोलेट मतलब एकदम क्लोज्ड, ठीक है, बंद, पैक्ड होगा ये। तो इसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर भी नहीं होती है और इसमें मास ट्रांसफर भी नहीं होता है, ओके। आप लोगों ने ये थर्मस तो देखा ही होगा, इसको तो जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जब भी वाटर भरते हैं, अगर हम इसमें कोल्ड वाटर भर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो वाटर होगा वो कैसा रहेगा, कोल्ड ही रहेगा। इसमें ना तो हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, ना एटमॉस्फेरिक हीट अंदर आएगी सिस्टम के और ना ही सिस्टम से क्या होगी, बाहर जाएगी, ठीक है। तो इसमें ना तो मास का एक्सचेंज होता है ना ही हीट का, ओके। तो ये थे हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसमें जस्ट हमें इतना ही पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कौन सी टर्म, इंटरनल एनर्जी।
ओके अब हमारी आती है क्या, इंटरनल एनर्जी। ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ओके एकदम सिंपल है ये भी। ये क्या होता है कि नेट एनर्जी होती है। कैसी एनर्जी होती है, नेट एनर्जी होती है जिसको मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं किसी भी सब्सटेंस में। अब भाई नेट एनर्जी क्या होती है, तो हियर यू कैन सी द फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। अब भाई जो डेल्टा यू है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना। पहले किसी भी सिस्टम की एनर्जी माना कि U1 थी, ठीक है, फिर वो चेंज होकर किस में हो गई, U2 हो गई, ठीक है। तो ये क्या बनाता है इसको, ये डेल्टा U होता है इसका मतलब, ठीक है। तो अब भाई क्या होगा कि डेल्टा U क्या होता है कि जो हीट एडेड टू द सिस्टम है Q, ठीक है। हम एक सिस्टम है, ठीक है, सपोज दैट इट्स अ सिस्टम, हम इसमें कोई हीट क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। क्यू हीट हम इस सिस्टम को दे रहे हैं क्या करने के लिए, वर्क डन करने के लिए। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि जितना जो सिस्टम वर्क डन कर रहा है, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया हुआ है उसमें से अगर हमने जो एक्सटर्नल हीट दी है, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो वो क्या बचेगी उसकी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यही मतलब है कि जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की, वो किसके इक्वल होता है, हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो भाई ये था हमारी क्या, इंटरनल एनर्जी। अब नेक्स्ट हमारे आता है क्या, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब भाई लॉज भी होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, बहुत फेमस लॉ हैं, ओके, हम सब ने पढ़ा है, ठीक है। तो भाई 0th लॉ होता है इसमें, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है एंड थर्ड लॉ होता है। बट भाई इसमें 0th लॉ क्या होता है ना, इसको नाम 0 क्यों रखा गया है, तो बेसिकली हुआ क्या कि पहले जो डिस्कवरी हुई, ठीक है, वो हुई फर्स्ट लॉ की, ठीक है। बट बाद में एक ऐसा फिनोमेना पता चला कि भाई जो कि फर्स्ट लॉ से भी बेसिक था, ठीक है, उसको हमें पहले पढ़ना चाहिए एंड आफ्टर दैट हमें फर्स्ट लॉ पे ध्यान देना चाहिए। तो भाई कोई गिनती तो बची नहीं थी, क्या बचा था, 0 बचा था, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, 0th लॉ रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 लॉ पढ़ते हैं इसका। तो 0th लॉ क्या होता है, इसमें हमें बस नॉर्मली याद रखना है कि 0th लॉ में अगर आपको यहाँ पे 3 बॉडीज दिख रही है, ठीक है, बॉडी A, B और C, ठीक है, इस फिगर में। अब इसमें क्या होगा कि अगर 2 बॉडीज A और B हैं, ठीक है, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ठीक है, तो अगर हम तीसरी बॉडी को, ठीक है, B बॉडी से करते हैं टच, ठीक है, और वो आपस में कैसे आ जाती हैं, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती हैं आपस में, ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि अगर ये दोनों बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई तो हम मान लेते हैं कि जो A और B है वो भी आपस में कैसी हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ओके। तो ये जस्ट हमें इक्विलिब्रियम का लॉ बताता है, ओके। तो इसे हम बोलते हैं 0th लॉ। अब नेक्स्ट हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि जो नेट चेंज होता है टोटल एनर्जी में, ठीक है। अब भाई टोटल एनर्जी है, मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसकी क्या है, टोटल एनर्जी E है, ठीक है। अब अगर इसमें क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा भाई इसमें कि अगर हम इस सिस्टम में Q एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसमें Q एनर्जी ऐड की और इसका जो वर्क डन है, ठीक है, उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, इसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट चेंज है इन टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू कितना होता है, जो हमने हीट ऐड की है सिस्टम में एंड देन हम जो वर्क डन को माइनस कर रहे हैं सिस्टम में से, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ बोलते हैं। अब भाई सेकेंड लॉ क्या होता है, ये तो सिंपल है ना, सेकेंड लॉ तो और ही ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, क्या होती है भाई, बढ़ती जाती है। भाई सेकेंड लॉ में हमें ये भी बताता है कि जो भी हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो ये कैसे होती है, मतलब कि जहां पर हायर टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर से कहाँ जाती है, लो टेम्परेचर पे। अब जब वो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है, ठीक है, तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। जब ये हायर से कहाँ जाएगी, लो की तरफ जाएगी, तो ये तो नेचर में हम देखते हैं, ठीक है। बट अगर हमें इसका रिवर्स करना है,
ठीक है, लो से अगर हमें हायर की तरफ जाना है, अगर हमें इसका रिवर्स करना है, ठीक है, तो क्या हमें करना पड़ेगा, इसमें हीट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किसको ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें हीट ऐड करनी पड़ेगी, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ये भी क्या होता है, इसको भी हम सेकंड लॉ बोलते हैं। ठीक है, इस पर आप एक मशीन पढ़ेंगे जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे, मतलब कि रिवर्स उस पे काम करती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेफ्रिजरेटर। ओके, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सेकंड लॉ होता है। अब थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ में क्या होता है भाई, ये भी बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं होता, कि जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है, ठीक है, एंट्रोपी की वैल्यू होती है प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, ठीक है, वो जीरो होती है किसमें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में। ठीक है, अब भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, ये ऐसा टेम्परेचर है जिसमें अगर आपने ये क्रिएट कर लिया, ठीक है, अगर जीरो टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्रिएट होता है तो इसमें जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती है। अब भाई तो क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा, है ना। ठीक है, तो एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, चलिए भाई, तो यहाँ पे हमारे जितने भी लॉज थे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टर्म जो आती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या आती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो भाई अब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, अब भाई जब वो सिस्टम काम करेगा, तो जब वो वर्क करता है तो वो बहुत ही सारी सिचुएशन से अंडरगो होता है। ठीक है, काफी सिचुएशंस उसमें बनती हैं। तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो पहला होता है क्या, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है कि जब हम कोई सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक हमने सिस्टम बनाया, ठीक है, अब ये सिस्टम हमें दिख रहा है कि ये सर्कुलर सिस्टम को हमने इसको दिया। ठीक है, तो अब भाई हम देख रहे हैं कि भाई साइक्लिक में हमें पता चल रहा है क्या होगा, कि कोई भी सिस्टम काम करेगा जब, तो वो रिटर्न अपनी क्या करेगा, इनिशियल स्टेट में अगर आ जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये क्या करता है, ये फर्स्ट लॉ से हम इसको साइक्लिक प्रोसेस का जो लॉ होता है हम उसको बना सकते हैं क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W। ठीक है, अगर कोई भी काम हमने दिया किसी भी सिस्टम को और अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा है वापस काम करने के बाद, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस बहुत आसान होता है कि जब ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जब सिस्टम काम कर रहा होता है और उसमें हमने जो प्रेशर होता है, ठीक है, आइसोबैरिक में क्या होता है, जो प्रेशर होता है हमने उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब जब वो कांस्टेंट प्रेशर पे जितना भी काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोचोरिक प्रोसेस आता है। ठीक है, अब आइसोचोरिक में क्या होता है, इसमें हम क्या किसको कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम को। ठीक है, इसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोचोरिक। ठीक है, अब क्या आता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में सिंपली हम किसको कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, इसमें हम किसको कांस्टेंट करते हैं, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब भाई आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसमें बस इतना होता है कि ये जो सिस्टम होता है ना, जो वर्क कर रहा होता है, इसमें हीट का या फिर मास का एनवायरनमेंट से और सिस्टम से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसका एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम से और एटमॉस्फेयर से। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो भाई इतने ही हमारे प्रोसेस थे, है ना, सिंपल। अब नेक्स्ट टर्म हमारी आती है क्या, एंट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है, एंट्रोपी। तो भाई एंट्रोपी तो बहुत सिंपल है। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है, ये डिसऑर्डर होता है सिस्टम में। ठीक है भाई, बेसिकली क्या होगा, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज इंक्रीज होती है
है ना। तो अब भाई अगर आप किसी भी प्रोसेस पे, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उस पे आप एनर्जी दोगे, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स हीट अप होंगे और वो और ही तेज से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, उनकी वाइब्रेशंस जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम एंट्रोपी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये भी बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है क्या, हीट इंजन। ओके भाई, हीट इंजन ये क्या होता है, तो हीट इंजन में हमें पता है कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है कि ये कन्वर्ट करता है किसको, हीट एनर्जी को, कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ये हीट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब भाई हमें इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं हीट इंजन में। पहला पार्ट क्या होता है, सोर्स, ठीक है भाई, एक सोर्स होगा, ठीक है, जहां से हमें क्या मिल रही होगी, एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई टेम्परेचर पे रहता है ये, ओके। देन क्या होगा, हमारा कुछ वर्किंग सब्सटेंस होगा, ठीक है, हमारा क्या होता है, फिर कुछ वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि इस पूरे प्रोसेस में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, सिंक ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब भाई वर्किंग प्रोसेस होगा, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, नेक्स्ट हमारा जाएगा कहां पर, सिंक पर, ठीक, जहां पर जितने भी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है, वो क्या कर दी जाती है, बाहर कर दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हीट इंजन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या, सोर्स होता है, उसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, और क्या होता है, सिंक होता है, ठीक है। चलिए भाई, ये भी हमारा सिंपल था, तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कैरनॉट साइकिल, ठीक है। अब भाई हमें पता है कि जो भी हीट इंजन होता है, ठीक है, बेसिकली कैरनॉट साइकिल या फिर यहाँ पे जो फिगर पे लिखा हुआ है कैरनॉट हीट इंजन, ठीक है, ये बेसिकली होता क्या, तो ये जो कैरनॉट साइकिल होती है, ओके, ये क्या बताती है कि अगर कोई ऑपरेटिंग इंजन है, ठीक है, तो वहां पर अगर हम डिफरेंट टाइप्स के क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे, ठीक है। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर देंगे, मतलब कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे और वो हमें एफिशिएंट काम कर दे रही है, अच्छा काम करके दे रही है, तो वो कैसा इंजन होता है, कैरनॉट हीट इंजन होता है, ठीक है। अगर उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि 100% है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता, ये सिर्फ थियोरेटिकली होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरनॉट हीट इंजन बोलते हैं ऐसे इंजन को, और इसकी साइकिल को क्या बोलते हैं, कैरनॉट साइकिल बोलते हैं। तो कैरनॉट साइकिल जो होती है, इसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें जो पहला होता है वो क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो भाई हम निकाल लेते हैं इसमें, यहाँ पर ये देखिए हमारी कैरनॉट साइकिल आ गई है, ओके। तो इसमें पहला क्या है हमारा, here you can see isothermal expansion, ठीक है। ये जो आपको ये जो डायग्राम में ये लाइन दिखेगी, ये बेसिकली क्या है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है इसमें, ठीक है। देन इसका सेकंड पार्ट क्या आता है इसमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, here you can see एडियाबैटिक एक्सपेंशन आता है। इसमें क्या होता है, जो वर्क डन होता है ये पॉजिटिवली डन होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव एक्सपेंशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहां से हमारी नेगेटिव चीजें चालू हो जाती है, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, जो हीट होती है वो रिलीज कर दी जाती है, ओके। तो यहां से हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। देन हमारा आता है क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब भाई जो एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होगा, इसमें जो वर्क डन होगा वो नेगेटिवली होगा, ठीक है। तो हमें ये साइकिल बेसिकली याद रखनी है। इसमें क्या याद रखना है, पहला जो स्टेप आता है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन हमारा आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके। ये इस तरह से जो हमारा कैरनॉट इंजन होता है, जो कैरनॉट साइकिल होती है वो काम करती है,
ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट इसी में मैंने आपको बताया था कि कैरनॉट थ्योरम आती है, ठीक है। जो कैरनॉट थ्योरम होती है वो बहुत ही सिंपल है, वो ये बताती है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये एक क्या है, ये थियोरेटिकल जिस बात की गई है इसमें, ठीक है, कि नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कैरनॉट इंजन, ठीक है। कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कैरनॉट इंजन से एफिशिएंटली क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है। अगर हमें दो क्या दिए गए हो, डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए, तो जो कैरनॉट इंजन होता है वो सबसे ज्यादा उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% एफिशिएंसी होती है। ओके चलिए भाई नेक्स्ट आता है हमारा क्या, रेफ्रिजरेटर। ओके नेक्स्ट हमारा आता है रेफ्रिजरेटर। अब भाई हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे कौन से लॉ पे काम करता है, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पे। ओके ये हमारे सेकेंड लॉ पे काम करता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। हीट को कोई सिस्टम है, ओके फॉर एग्जांपल इट्स अ सिस्टम, और इसमें कोई कुछ मान लीजिए हीट है, इसमें ई हीट है, ठीक है। तो ये इसकी हीट को क्या करेगा, पंप आउट करेगा, कहाँ निकालेगा, एटमॉस्फेयर में डालेगा। ओके मतलब कि लोअर से ये कहाँ जाएगा, हायर की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसको काम करवाने के लिए हमें इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये किस तरह काम करता है, ये सिंक से, ठीक है, हीट पंप करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, नेट वर्क डन, और सोर्स पे डाल देता है, ठीक है। तो ये साइकिल कैसी चलती है, रिवर्स पे चलती है। ओके यू कैन सी हियर कि कंडेंसर होता है, ठीक है, कंडेंसर से कहाँ आता है, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से कंप्रेसर, एंड देन ये कहाँ आ जाता है, कंडेंसर में, ठीक है। तो ये कैसी साइकिल चलती है, ये रिवर्स साइकिल चलती है। ओके ये रिवर्सली चलता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर होता है। तो यहाँ से जितनी भी हमारी टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ओके वो कंप्लीट हो गई। चलिए भाई अब हम इसके क्या कर लेते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं, रिवाइज किए, जस्ट हमें उनका यूज करना है। ओके चलिए भाई पहला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है, इज यूनिक फंक्शन ऑफ एनी स्टेट बिकॉज चेंज इन यू, ठीक है भाई। अब भाई कोई सिस्टम है, ठीक है, माना कि ये कोई सिस्टम है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, यू है, ठीक है। वो क्या होता है, यूनिक फंक्शन होता है, भाई सबको पता है किसी भी स्टेट पे, बिकॉज अगर चेंज आ जाए, ठीक है, अगर इसमें चेंज आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज डाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इट करस्पॉन्ड्स टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये क्या करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस से करस्पॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a Carnot engine when heat is taken by a perfect gas from the source then the temperature of the source, ठीक है भाई ये तो बहुत सिंपल है। हीट क्या कर रही है, हीट टेकन बाय द परफेक्ट गैस है, मतलब कि हीट को हम ले रहे हैं। तो जब हम हीट को लेते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोर्स का, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, next the source and sink temperature of a Carnot engine are 400 Kelvin, ठीक है, और दूसरा क्या है 300। ओके भाई फिर इट्स एफिशिएंसी इज, अब भाई हमें पता है कि हमें इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। ओके तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओके ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब भाई हमें दिया गया हुआ है, क्या दिया गया हुआ है, 400 केल्विन, ठीक है, T2 दिया गया है और T1 दिया गया है। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 300 अपॉन 400, ठीक है। तो 300 अपॉन ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 400, ओके, माइनस 300 अपॉन 400,
ओके तो ये हमारा आ जाएगा आपका क्या, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 100/400 हियर कम्स 1/4। ओके तो 1/4 हमें पता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा परसेंट में, 25। ठीक है 25। तो हियर वी कैन सी अवर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, an ideal heat engine absorbs heat at a temperature 150 degree centigrade and its exhaust temperature is 50 degree centigrade. The efficiency of heat engine is सिंपल है, इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। पर पहले हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो सेंटीग्रेड्स में दिया गया है। ठीक है तो हम पहले से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ओके तो माना कि हमारा जो T1 दिया गया है वो कितना है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम क्या कर लेंगे, ओके यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 150 दिया गया है। ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है किसमें, केल्विन पे। ओके जब हम केल्विन पे कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। ओके मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है तो क्या करेंगे 150, ठीक है प्लस हमें क्या प्लस करना होता है 273, ये हमें याद रखना है। ठीक है तो 273 को हम एडिशन करते हैं। ठीक है अब हम इसमें सेम फॉर्मूला जब हम इसमें लगाएंगे ओके तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है इसमें हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा 1 - T2/T1। ठीक है तो ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा तो इसमें हमें हमारे पास क्या आएगा, आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी 1 - 323/423। ठीक है जब हम किसको करेंगे 150 पे 273 को ऐड करेंगे ओके तो हमारा ये आएगा, एंड क्या है 50 पर ऐड करेंगे तो हमारा ये टेम्परेचर आएगा। ठीक है जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है 0.236। ठीक है तो हियर वी कैन सी, हम इसको पॉइंट को इधर पे ले जाएंगे। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा हमारा 23.6% के लगभग आ गया। ठीक है तो यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं दैट ऑप्शन ए will be the correct answer for this question। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है हम देख लेते हैं। अ बॉडी ए ऑफ मास 2 kg। ओके एक बॉडी है जिसका मास क्या है 2 kg है, अनदर बॉडी है उसका मास कितना है 4 kg है। ठीक है सेम मटेरियल के लिए उनको केप्ट इन द सेम सनशाइन फॉर सम टाइम इंटरवल। ठीक है उसे कहाँ रखा गया, उनको धूप में रखा गया है कुछ इंटरवल के लिए। ठीक है इफ द राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू द बोथ of the bodies then which one among the following in regarded is correct। ठीक है भाई तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो भाई दो बॉडीज हैं, ठीक है उनका हमें क्या दिया गया मास दिया गया है, तो उनको कुछ टाइम के लिए कहाँ पे रखा गया है, बाहर रखा गया है। ठीक है तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उनके लिए। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय बी इज डबल बिकॉज मास इट्स मास इज डबल। ओके यस ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय ए इज डबल बिकॉज इट्स मास इज इक्वल। नो ठीक है ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में देखा था कि बी का मास क्या है ज्यादा है किससे, ए से, इसलिए वो जो हीट एब्सॉर्ब करेगा वो डबल होगी। ठीक है चलिए भाई तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ बकेट फुल ऑफ वाटर। ठीक है एक बकेट है जो उसमें कि क्या है वाटर से फुल है। ठीक है इस केप्ट इन अ रूम, उसको रूम पे रखा है एंड इट कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70। ठीक है भाई इन टाइम T1 मिनट फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 हो जाती है वो। ओके ये भी सही है। ठीक है और टी टाइम में इतनी हो जाती है, एंड फ्रॉम 65 डिग्री टू 60 इन T3 टाइम। ठीक है भाई तो हमें इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा वो फाइंड आउट करना है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है हमें क्या लगाना है, हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लेंगे, इसका हम एवरेज लेंगे।
ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर हमें क्या लेना है कि हमें पता है Q1 इज इक्वल टू क्या होगा 75 प्लस 70/2। ठीक है, तो ये कितना आएगा लगभग हमारा 145 डिग्री, ठीक है, अपॉन 2। तो ये आ जाएगा, हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 72.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, नेक्स्ट हमारा कि जो रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया Q0 मान लिया। ठीक है, जो हमने रूम टेम्परेचर पे था उसको हमने क्या माना Q0 माना। अब क्या होगा जब हम डेल्टा Q कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब डेल्टा Q होगा वो हमारे इक्वल हो जाएगा डेल्टा Q1 किसके हो जाएगा इक्वल Q1 माइनस Q0 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 72.5 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया है माइनस Q0। ओके, अब इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसी तरह की जो टाइम फॉर कूलिंग है, ठीक है, जब ठंडा होगा तो क्या होगा, टाइम फॉर कूलिंग क्या होगा, ये प्रपोर्शनल होगा, किसके प्रपोर्शनल होगा 1/डेल्टा Q। ठीक है, अब जब इसके प्रपोर्शनल पे होगा तो हमें पता है कि डेल्टा Q1 क्या है, ये बड़ा है किससे, डेल्टा Q2 से। ठीक है, और डेल्टा Q2 बड़ा है किससे, डेल्टा Q3 से। तो इसमें टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर पे इसका जस्ट उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो T1 इसमें कैसा रहेगा, सबसे स्मॉलर, देन T2 इससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, T3 का। तो हियर वी कैन सी आवर ऑप्शन D। ओके, no, not D, here we can see option B। okay, yes, option B is matching, that is why option B will be the correct answer for this question। और यहाँ से हमारी जो फ्रेंड्स ये सीरीज है, ओके, ये खत्म हो जाती है, एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ओके, और इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक थे, हमें बस इतना ही पढ़ना है। ओके, इससे ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक आपने जाकर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल में तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।